पनेसिया लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश एचजेएस और उत्तर प्रदेश पीसीएसजे की मुख्य और प्रारंभिक परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा वीडियो आपके सामने पेश कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश एचजेएस प्री और मेंस दोनों उद्देश्य से और उत्तर प्रदेश पीसीएसजे के मुख्य परीक्षा के उद्देश्य से आपके सामने दिखाई जा रही है, आपके सामने पेश की जा रही है। देखिएगा, जो टॉपिक जो सब्जेक्ट सबने एक्ट सेलेक्ट किया है वो है उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियम अधिनियम 1972। देखिएगा, किसी भी एक्ट का जो उद्देश्य होता है वो सबसे पहले लिखा जाता है और उद्देश्य के संदर्भ में कभी कभी आपका प्री में और कभी कभी मुख्य परीक्षा में सवाल जरूर आते हैं। तो इसको यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे सवाल प्री में बन सकता है और किस तरह से मुख्य परीक्षा में बन सकता है। यूपी एचजेएस में भी मुख्य परीक्षा में है और प्री में भी है एचजेएस में, और उत्तर प्रदेश पीसीएसजे में सिर्फ मुख्य परीक्षा में है, प्री परीक्षा में वहां पे नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं कि देखिए, उत्तर प्रदेश शहरी भवन अधिनियम भी इसको संक्षिप्त में बोल सकते हो, लेकिन किराए इसके जो उद्देश्य में है, देखिए जो उसके उद्देश्य है वो है किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियम। यानी तीन बातें यहाँ पे क्लियर है कि इस एक्ट को पारित करने के पीछे हमारा तीन मकसद था, हमारे तीन उद्देश्य थे, तीन प्रयोजन थे। वो कौन कौन से तीन प्रयोजन थे उसमें दिया गया, देखिए आप पढ़िएगा, जैसे कि शहरी क्षेत्रों में, यानी कि शहरी क्षेत्रों में स्थित कतिपय वर्गों के, यानी शहरी क्षेत्रों में स्थित कुछ वर्गों के भवनों को, सबके भवनों को नहीं, कुछ वर्गों के। अब ये वर्ग से मतलब यहाँ पे है जो व्यक्ति देना चाहता है, सबका नहीं, जो नहीं देना चाहता उसका नहीं लिया जाएगा किराए पे, जो देना चाहता है उसके भवनों को किराए पर देने। देखिए यहाँ पे देखिए क्या करना, किराए पर देने। अब भवन है, आप उसको किराए पे उठाना चाहते हो तो बिल्कुल दीजिए, आपकी मर्जी। किराए पर देने और उनके किराए, यानी कि किराए पर देना है तो उनका किराया कितना होगा, और अगर किराएदार ने उसको ले लिया है और कुछ गड़बड़ कर रहा है, समय पे किराया नहीं दे रहा है, मकान में अननेसेसरी तोड़फोड़ कर रहा है, मकान में अनधिकृत कब्जे की कोशिश कर रहा है, तो उसको कैसे बेदखल किया जाएगा। ये तीन इसके मुख्य उद्देश्य है और जो सामान्य जनता के हित में है, यानी कि ये चीजें सामान्य जनता के हित के लिए विनियमित किया गया है उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा संबद्ध विषयों की व्यवस्था करने के लिए इसको लाया गया है। यानी कि ये तीन बातें यहाँ पे, तीन उद्देश्य यहाँ पे दिए गए हैं। इसी संदर्भ में यहाँ पे चमनलाल बनाम ज्योति प्रसाद के केस में, इनको तीनों को चमनलाल बनाम ज्योति प्रसाद के केस में आपके हाईकोर्ट ने भी यही कहा था कि इसको किस तरह से, यानी इसका जो उद्देश्य है वो तीन उद्देश्य है इसके। पहला तो यह है कि इसको किराए पर देना, यानी किराए का रेगुलेशन करना, फिर उसको किराए पर देना, किराएदारों की बेदखली। यानी ये कब किया जाएगा, अगर आप नॉर्मल तरीके से मकान पे रह रहे हो, समय पे उसका किराया दे रहे हो तो कोई विवाद अमूमन उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन जब आप कुछ गलत करते हो, कुछ विधि विरुद्ध कार्य करने लगते हो, तो जो मकान मालिक होता है उसको कुछ अधिकार मिलने चाहिए, उसके कुछ अधिकार होने चाहिए। इन्हीं चीज को देने के लिए उत्तर प्रदेश विधानमंडल ने एक एक्ट पारित किया। 31 मार्च 1972 को उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा पारित किया गया। 8 मार्च 1972 को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा गया। 15 जुलाई 1972 को ये लागू हो गया, अर्थात भारत गणराज्य के 23वें वर्ष में इसको लागू कर दिया गया। अब देखिए, इस एक्ट का जो संक्षिप्त नाम है, जो ऊपर लिखा हुआ है, यही इसका संक्षिप्त नाम है। यहाँ पे भी मैंने इसका संक्षिप्त नाम लिख दिया था, आपका संक्षिप्त नाम इसका संक्षिप्त नाम उत्तर प्रदेश शहरी भवन। ये ब्रैकेट में जो ये किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन है उसको मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। 1972 है इसका। ये संपूर्ण, इसका जो क्षेत्र विस्तार होगा वो संपूर्ण उत्तर प्रदेश पर होगा। और ये इसका देखिए तीसरा जो इसका जो इम्पोर्टेंट हेड है, सेक्शन 1 का जो तीसरा हेड है वो देखिएगा, ये तीसरा हेड देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को। ये क्या कहता है, उत्तर प्रदेश नगर
महापालिका, उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम 1959 में कौन सा क्षेत्र इसके अंतर्गत आएगा, तो उसमें इन्होंने कहा कि प्रत्येक नगर आएंगे। उसमें इन्होंने कहा, देखिएगा ये आपके प्री में 4 वो दे सकता है ऑप्शन, और 4 ऑप्शन के साथ साथ ये दे सकता है यहाँ पे ABCD कर देगा, और इसको कहेगा कौन इसमें सुमेलित है, कौन सुमेलित नहीं है। इस तरह में से भी सवाल बन सकता है। और अलग से भी अगर वन लाइनर बनाएगा तो पूछेगा उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम 1959 के अंतर्गत किसको सम्मिलित किया गया है, प्रत्येक नगर को सम्मिलित किया गया है, प्रत्येक म्यूनिसिपैलिटी को सम्मिलित किया गया है, प्रत्येक नोटिफाइड एरिया को सम्मिलित किया गया है, प्रत्येक टाउन एरिया को सम्मिलित किया गया है। तो इसमें से नन ऑफ दीज भी पूछ सकता है, किसको सम्मिलित किया गया या किसी को नहीं सम्मिलित किया गया। तो आपको यहाँ पे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। अभी मैं बताता हूँ यहाँ पे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो दिखाता हूँ। अब ये देखिएगा, आप यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम 1959 के अंतर्गत कहा गया है कि प्रत्येक नगर इस एक्ट से आच्छादित होंगे। दूसरा, यूनाइटेड प्रोविंसेस म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट 1916, प्रत्येक म्यूनिसिपैलिटीज इसमें से शामिल होंगी। यूनाइटेड प्रोविंसेस म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट 1916, प्रत्येक नोटिफाइड एरिया इसके अंतर्गत आएंगे। उसके बाद यूनाइटेड प्रोविंसेस म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 1914, प्रत्येक टाउन एरिया पर भी ये लागू होगा। इस तरह से करके ये चारों क्षेत्रों पे आपका, चूंकि यहाँ पे शहर लिखा हुआ है, शहरी क्षेत्रों, तो ये सब आपके जितने टाउन एरिया है, नोटिफाइड एरिया है, म्यूनिसिपैलिटीज एरिया है, नगर है, ये सब शहरों के अंतर्गत आते हैं। शहरों के अंतर्गत इनको सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार से करके आप देखिएगा यहाँ पे प्री में जो सवाल बन सकते हैं, एक तो मैंने कहा कि ये बड़ा सवाल अगर बनाएगा तो इस तरह से बनाएगा, सुमेलित करवा देगा, और सुमेलित करवाने के बाद इसमें से कोई एक हटा देगा या इसको ऊपर नीचे कर देगा, गलत पूछेगा इसमें से कौन सा गलत सुमेलित है या इसमें से कौन सा गलत है, या कभी कभी ऐसे बना देता है 1 2 3 4 करके कभी कभी दे देता है 1 2 3 4 2 3 4 3, इस तरह से करके आप जब देखा होगा एक कॉलम बनता है। तो बड़ा सवाल जब बनाएगा तो कभी इस तरह से भी बना सकता है, और ये सवाल बनने के चांसेस ज़्यादातर आप बनते चले जा रहे हैं क्योंकि कंपटीशन आपका टफ होता चला जा रहा है। एक सवाल तो आपका ये बन सकता है। दूसरा सवाल ये बन सकता है, ये उत्तर प्रदेश, संपूर्ण उत्तर प्रदेश पे लागू होगा, नहीं लागू होगा वहाँ पे भी लागू होगा। दूसरा ये पूछ सकता है कि भारत गणराज्य के किस वर्ष में इन्फोर्स हुआ, तो 23 वर्ष में हुआ। कब लागू हुआ, 23 जुलाई 1972 को लागू हुआ। इसको राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली, 8 मार्च को। इस तरह से करके इसको ये पूछ सकता है। फिर सीधे से पूछ सकता है इसका उद्देश्य क्या है, किस वाद में इसके उद्देश्य को क्लियर है। चमन लाल बनाम ज्योति प्रसाद के केस में इसके उद्देश्य को बिल्कुल डिफाइन कर दिया गया। इसके 3 उद्देश्य है मुख्यतः, किराए पर देने के लिए नियम बनाना, और किराया कितना होगा उसके लिए, और अगर किराएदार किराएदारी के साथ रह रहा है तो उसको कैसे बेदखल किया जाएगा अगर उसने अपने उसको दिए गए, उसको बताए गए नियम और कानूनों के अंतर्गत यदि वो उन चीज़ों का पालन नहीं करता है। तो अब देखिए यहाँ पे मुख्य परीक्षा में इसके सवाल कैसे बनते हैं। उत्तर प्रदेश शहरी भवन अधिनियम 1972 के उद्देश्य, महत्व और उसकी विशेषताओं का वर्णन करिए। अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने प्रश्न लिखा, देखिएगा, उत्तर प्रदेश शहरी भवन अधिनियम 1972 के उद्देश्य, महत्व और विशेषताएं, यानी इन, देखिएगा अब यहाँ पे ये प्रश्न के मैंने इसका एक सिनॉप्सिस बना रखा है। देखिएगा इसका एक चार्ट बन रहा है कि यानी इस सवाल में हमसे 3 बातें पूछी जा रही है। पहली बात हमसे पूछी जा रही है इसका उद्देश्य क्या है, जैसा कि मैंने कहा कि चमन लाल बनाम ज्योति प्रसाद में इसको बता दिया गया था। अगर मुख्य परीक्षा में है तो आप जरूर डाल सकते हो। फिर इसका महत्व क्या है, फिर इसकी विशेषताएं क्या है। तो उद्देश्य आपको डियर स्टूडेंट सीधे से उठा के यही उद्देश्य लिख देना, इसकी उद्देशिका को उद्देश्य बना के लिख देना है आपको। चाहे तो आप इसके विधिक टर्म्स को यूज करते हुए लिख सकते हो, या ये 3 बातें आप लिखने के बाद अपनी भाषा में भी इसको लिख सकते हो, लेकिन ये जो 3 इसके विधिक टर्म्स हैं ये जरूर आपको लिखना होगा। और उसके साथ साथ इसमें आप ये भी डाल सकते हो कि इसका इस एक्ट का जो मुख्य पर्पस था, जो मुख्य उद्देश्य था, वो सामान्य जन के इंटरेस्ट, मतलब सामान्य जन के हित में था। सामान्य जन के हित को यहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया गया है, यानी सामान्य जन यानी कि जनहित को बहुत बड़े व्यापक पैमाने पे यहाँ पे लिया गया है। तो इसलिए आप इसके उद्देश्य को मुख्य परीक्षा में इतना लिख के और ये केस ला डाल के
यहाँ से मुक्ति पा सकते हो। और उसके बाद इसके महत्व को देखिएगा, इसके महत्व को क्या आप समझते हो, इसका महत्व क्या है। तो इसका महत्व देखिएगा, एक लाइन में मैंने इसको पिरो दिया है। इसका महत्व का मतलब ये होता है अधिक किराया एवं अनुचित बेदखली से, यानी अधिक किराया और अनुचित बेदखली से किराएदार की रक्षा करना, सामान्य जन के हित की रक्षा करना, ये इसका इंपॉर्टेंस है, ये इसका महत्व है। अब देखिए अधिक किराया एवं अनुचित बेदखली से किराएदार, यानी कि अनुचित का देखा, आपने देखा होगा कि मकान मालिक वर्ष प्रति वर्ष किराया बढ़ाता चला जाता है, और जब उसका मन होता है कि हमको कि अगर वो व्यक्ति किराया नहीं बढ़ाता है तो वो उसके खिलाफ लीगल नोटिस दे देता है कि ये भैया मकान हमारा खाली कर दीजिए, हमें आवश्यकता है। तो कहने का मतलब कि ये एक गलत तरीके से किराएदारों का शोषण करना, किराएदारों पे एक दबाव बनाना, इस चीज से बचाने के लिए भी ये कानून, ये एक्ट आपको बहुत मदद करता है। अब देखिएगा, आपको अगर समझ में आ गया हो देख लीजिएगा यहाँ पे एक बार फिर इसका महत्व, यानी अधिक किराया एवं अनुचित बेदखली से किराएदार की रक्षा करना एवं सामान्य जन के हित की रक्षा करना है। यानी कि दो बातें यहाँ पे क्लियर है, यानी अनुचित किराया और अधिक किराया और अनुचित बेदखली से किराएदार को संरक्षित करना है, किराएदार को सुरक्षित करना है, यह इसका महत्व है। अब देखिएगा इसका जो एम है जी, इसका जो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को यहाँ पे देखना है। अब आप देखिएगा अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। तो इसको देखिए, बहुत छोटे उसमें वो किया गया है, समझिएगा यहाँ पे इसके 5, 6, 7 इसके मैंने पॉइंट बनाए हैं। 7 पॉइंट में से कौन कौन से पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि ये अधिनियम सामान्य जन के हित में, जो कि इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक को ध्यान में रखते हुए किराए के विनियमन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि ये अधिनियम सामान्य जनता के इंटरेस्ट को, यानी उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ये एक्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि उसके किराए का विनियमन किस दिशा में होना चाहिए। वहीं पे दूसरी बात ये कहता है, देखिए कि इसके अंतर्गत एक मानक किराए की राशि की अवधारणा पर प्रकाश डाला गया, यानी कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेंट होना चाहिए, कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है किराए का, ये नहीं कि जो मनमाना हो, जो आर्बिट्रेरी हो, वो नहीं होना चाहिए। यानी कि उसका एक जेन्युइन तरीके से उसका निर्धारण होना चाहिए। अब ये जिम्मेदारी किसको सौंपी गई यहाँ पे, जिला मजिस्ट्रेट, जिसका निर्धारण जिला मजिस्ट्रेट करता है, द्वारा किया जाता है। और जिसका भी निश्चय, अब देखिए यहाँ पे जैसा मैंने कहा कि वो अवधारणा है जो मानक किराए की, वो कैसे होनी चाहिए, वो जिसका भी निश्चय भवन की सुख सुविधा, निर्माण लागत, यानी 3 बातें यहाँ पे हैं। यानी कि भवन की सुख सुविधा, यानी उसमें क्या फैसिलिटीज है, उसका निर्माण लागत क्या है, और अन्य संगत परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, यानी उसके लोकेशन वगैरह को भी ध्यान में रखकर किया जाता है। यानी कि भवन की सुख सुविधा, निर्माण लागत और उसकी संगत परिस्थितियों को ध्यान में रखकर जिला मजिस्ट्रेट वहां के मानक किराए को निर्धारित करता है इस एक्ट के माध्यम से। तीसरा बात देखिए, ये अधिनियम किराए में केवल युक्ति संगत वृद्धि को अनुमति देता है। जब आगे पढ़ोगे तो वहां पे बताया गया है कितने % तक वृद्धि हो सकती है पर एनम, और कितनी लागत पे कितना स्टैंडर्ड किराया हो, तो आगे अभी अधिनियम में हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग इसकी विशेषताएं देख रहे हैं कि ये अधिनियम हमको क्या प्रदान करता है। तो यहाँ पे देखिएगा, किराए में केवल युक्ति संगत वृद्धि, यानी कि रीजनेबल, आप इसको रीजनेबल इसमें वृद्धि कर सकते हो, यानी कि मनमाना आप नहीं कर सकते हो। दूसरा देखिए, इस अधिनियम के तहत भवन के स्वामी पर एक प्रतिबंध लगाया जाता है कि वो अनुचित रूप से किराएदारी की भावना को विकसित ना करे। यानी कि वो अनुचित रूप से किराएदारी की भावना को विकसित ना करे, यानी कि जैसा अभी मैंने कहा कि मनमाने तरीके से लोग किराया बढ़ाते चले जाते हैं साल दर साल करके, तो उस चीज को यहाँ पे, उस भावना को यहाँ पे विकसित करने से रोकना है, जिसका प्रोविजन आपके इसी एक्ट के सेक्शन 11 से 19 तक में है। और ये मुख्य परीक्षा में हर साल HJS UPJ में जरूर घुमा के पूछता है। धारा 11 से 19 के बीच में कोई ना कोई सेक्शन आपके मुख्य परीक्षा में जरूर होता है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि आप इसको जरूर से जरूर ध्यान से पढ़ें। 5वां पॉइंट देखिए, इसमें अधिनियम के अध्याय 4 में धारा 20 से 24 तक में बेदखली के विनियमन का उल्लेख किया गया है। यानी कि अगर हम किसी को
बेदखल कर रहे हैं तो एक रिजनेबल तरीके से करेंगे, युक्तियुक्त तरीके से करेंगे। ये नहीं कि गए और उसका सामान उठा के फेंक दिया, ऐसा नहीं है। वो जो यहाँ पे धारा 20 से 24 में जो प्रोविजन दिए गए हैं उनके माध्यम से हम करेंगे। ऐसे नहीं कि अननेसेसरी तरीके से उसको हम परेशान करेंगे, उसको बेदखल करने की कोशिश करेंगे। छठवां पॉइंट देखिए, ये अधिनियम भवन के स्वामी एवं किराएदार के अन्य अधिकारों और आभारों का भी विनिमय करते हैं, यानी एक दूसरे के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं, एक दूसरे के प्रति जो दायित्व हैं, उनको भी यहाँ पे बता दिया गया है। और ये जैसे अधिनियम की धारा 25 में बताया गया है कि शिकमी किराएदार पर उठाने का निषेध। शिकमी किराएदार का मतलब होता है सब टेनेंट, यानी कि जैसे कि हम किसी का मकान किराए पर ले ले और उस मकान को हम फिर दूसरे को किराए पर दे दे, तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। तो इसी को बोला जाता है सब टेनेंट, यानी शिकमी किराएदार। शिकमी किराएदार को यहाँ पे स्टॉप कर दिया गया है कि कोई भी किराएदार दूसरे को किराएदार नहीं रख सकता है। ये भी इस अधिनियम का उद्देश्य है। दूसरा देखिएगा, अध्याय 6 में शास्ति और शास्ति मतलब पनिशमेंट का भी प्रोविजन किया गया है और उससे संबंधित प्रोसीजर दिया, प्रक्रिया दिया गया है। और अध्याय 8 में संक्रमणकालीन उपबंध का भी समावेश किया गया। अगर देश में कोई संकट है या क्षेत्र में कोई संकट आ गया, कोई समान परिस्थितियां विद्यमान हो गई या समान परिस्थितियां विद्यमान हो गई हैं, तो उनसे निपटने के लिए या किराएदार को कैसे उसको मकान मालिक को और किराएदार के बीच कैसे संबंधों को उस दौरान बनाए रखना है, कैसे एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित करना है, इस बात का भी इस एक्ट में प्रोविजन किया गया। उसके बाद देखिए, इन शॉर्ट इसको देखिएगा, इसके द्वारा यानी इस अधिनियम के द्वारा किराएदारों का शोषण बंद होना है या बंद होता है। और इससे युक्त किराए अथवा मानक किराए की बात नहीं, इसमें युक्त किराए तथा मानक किराए की बात निहित की गई है। किराया नियंत्रण संबंधी किसी भी कानून में कानूनी रूप में किराए के विनिश्चय की बात भवन के निर्माण में आई लागत से आंका जा सकता है, यानी कि वहां पे जो मानक किराए का निर्धारण किया जाता है वो कानूनी रूप से उस भवन पे आई लागत के समरूप यानी लागत के सामंजस्य के अनुसार उसको निर्धारित किया जाता है कि 10 लाख मकान पे लागत आई कि 20 लाख आई, तो उसी के हिसाब से उस मकान के किराए का निर्धारण किया जाता है। डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको ये सिर्फ एक संक्षिप्त सा परिचय था और इसका उद्देश्य और उद्देशिका और महत्व भी मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे ये आज से आपकी एचजीएस यूपी एचजीएस प्री और मुख्य परीक्षा और उत्तर प्रदेश पीसीएसजे की मुख्य परीक्षा के हिसाब से आपका ये कार्यक्रम अब प्रारंभ हो चुका है और निरंतर आपको समय समय पे वीडियो मिलते रहेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको कई बार सुनिए। और ये देखिए, एक नपा तुला सा यहाँ पे बहुत एक चेक एंड बैलेंस क्वेश्चन यहाँ पे आपके दिए जाएंगे। यहाँ पे बहुत लंबे क्वेश्चन आपको आंसर नहीं दिए जाएंगे। यहाँ पे जो आपके वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है आपको परीक्षा हाल में, उसी के अनुसार यहाँ पे दिया जाएगा। और इसके जब आप लोग सिनॉप्सिस बना लोगे तो जो बच्चे बोलते हैं सर याद नहीं रहता, भूल जाता है, तो यहाँ पे देखिए कुछ कीवर्ड मैंने चिन्हित किया है। पहले पॉइंट में आप देखिए कि यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट की बात की गई है, तो इसको कीवर्ड आप रख लीजिए। दूसरे में जिला मजिस्ट्रेट को कीवर्ड रख लीजिए। तीसरे में आप युक्ति संगत वृद्धि को रख लीजिए। तीसरे में भवन स्वामी पर प्रतिबंध रख लीजिए। इस तरह से कीवर्ड आप रख लेंगे, एक एक कीवर्ड का शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, तो ये आपके लिए बहुत बहुत आपके लिए फ्रूटफुल होगा। और ये हमेशा आपको संक्षिप्त में जब आप इन सारे वर्डों को पढ़ेंगे तो आपके ध्यान में आपके जो मानसपटल पे ये दर्शित होने लगेंगे और आप आराम से उनको लिख सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपका 1-2 दिन के अंदर फिर